कांग्रेस में चल रहे सियासी बयानबाजी की। हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बीच एक बार फिर से सियासी बयानबाजी हो रही है। ये बयानबाजी है हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने को लेकर, जिस पर दोनों नेता आमने सामने। मेरी एक आदत, उसके कारण मेरे पे दल बदल का आरोप भी लगता है। जिनको साथ लेकर के गए थे उनको भी सलाह दे। पार्टी में रहकर विश्वासघात करना वो मुझे पसंद है। कांग्रेस के दो बड़े नेता हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बीच इस वक्त सियासी बयानबाजी हो रही है। सियासी बयानबाजी का ये दौर उस वक्त शुरू हुआ था जब हरक सिंह ने हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। हरक सिंह रावत ने हरिद्वार में लोकसभा चुनाव लड़ने की बात क्या कही, हरीश रावत तिलमिलाए हुए हैं। पार्टी को निर्णय करना होता है। इस समय इस राज्य के अंदर जिस तरीके से नौजवानों की लोकतांत्रिक अधिकारों का हरण हो रहा है, जिस प्रकार से उसको दबाया जा रहा है, क्रश किया जा रहा है, पब्लिक मूवमेंट्स को क्रश किया जा रहा है, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता जो है उस लड़ाई को आगे बढ़ाने में। हरक सिंह रावत कह रहे हैं कि वो सच्चे कांग्रेसी हैं और अब वो कांग्रेस के ही सच्चे सिपाही हैं। राजनीति संभावनाओं का खेल है, तो कल को हो सकता है अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी एक बार फिर से आपको निमंत्रण दे, तो अभी कोई पक्का मन है या सारे विकल्प खुले हैं राजनीति में? नहीं, देखिए, क्योंकि मैं कांग्रेस में हूँ, मेरी एक आदत है, उसके कारण मेरे पे दल बदल का आरोप भी लगता है। जी, मुझे वो आरोप झेलना पसंद है, लेकिन पार्टी में रहकर विश्वासघात करना वो मुझे पसंद नहीं। इसलिए मैं कांग्रेस में हूँ, मैं इसलिए ईमानदारी के साथ कांग्रेस के लिए। और अगर टिकट नहीं दी हरिद्वार से तब भी कोई बात नहीं, कोई जरूरत थोड़ी कि टिकट, हर चीज टिकट के लिए नहीं होती। मगर हरीश रावत ने इस पर भी हरक पर पलटवार किया। हरीश रावत ने कहा कि अगर हरक सिंह को कांग्रेस पार्टी इतनी ही पसंद है तो वो उन नेताओं की भी वापसी कराएं जो 2016 में उनके साथ भाजपा में गए थे। अच्छी बात है ना, हम तो कह रहे हैं जो जिनको साथ लेकर के गए थे उनको भी सलाह दें कि भाई ये कहाँ किन पापियों के साथ हो और उनको पापियों के गले क्यों छोड़ा रहे हैं, उनको भी वापस लाएं। हरक सिंह रावत ने पिछले दिनों हरिद्वार सीट से चुनाव लड़ने की बात कही थी, मगर हरिद्वार सीट पर हरीश रावत भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। यही वजह है कि दोनों नेताओं के बीच तनातनी है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजित सिंह राठी की रिपोर्ट। वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई है और यात्रा शुरू होने में 2 महीने के करीब का वक्त रह गया है, मगर कांग्रेस कह रही है कि इस बार पूरी तैयारी के साथ यात्रा करवाई जानी चाहिए। सर्दी का मौसम विदाई लेने जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड के चारधाम में देवताओं के शीत प्रवास से उठने का समय आ गया है। अप्रैल महीने में चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। सरकार की कोशिश है कि इस बार भी चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चले। देखिए, चारधाम क्योंकि पिछली बार भी हमारे लिए चुनौती थी और बहुत सारे काम पिछली बार और जो लोगों के सुझाव थे या हमें लगता है कि और अच्छे हो सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन सभी पर इस बार काम हो और जो कुछ काम हमें और करने की आवश्यकता थी इस यात्रा में हम करें। इस बार 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। महाशिवरात्रि के दिन केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख तय हो जाएगी। हम लोगों ने किसी भी तरीके से यात्रियों को सुविधा ना हो और रेट से पूर्ण रूप से ओपन करते हुए बहुत महंगे टिकट्स ना बेच सके, इसलिए जब टेंडरिंग में ही हम लोगों ने इस बार सीलिंग दे रखी हुई है कि कितनी सीमा तक वो इस बार टेंडर्स में अपनी प्राइस डाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा ज़रूर उसमें वृद्धि होगी। चारधाम यात्रा शुरू होने में अब 2 महीने के करीब का समय बचा है। सरकार अपनी तैयारियां पुख्ता बता रही है, वहीं कांग्रेस सवाल उठा रही है। चारधाम यात्रा को लेकर के हमारी पूरी तैयारी है और इसमें जहां भी धसाव हुआ है या कोई अवलांच आया है उन सबका जो है ठीक किया जा रहा है और पूरी तरीके से हमारी तैयारी है और उसका रजिस्ट्रेशन भी हमारा शुरू होने वाला है और काफ़ी प्रचार प्रसार भी हमने किया है।
उत्तराखंड के लिए बहुत आवश्यक है कि व्यवस्था चाक चौबंद हो, क्योंकि हमारी आर्थिकी से लेके हमारा प्रचार, हमारे प्रदेश की इज्जत का सवाल है। लेकिन जो केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम के टाइम पे जो 4 धाम यात्रा हुई, उस समय जिस तरीके की चीज़ें देखी गई, वो निश्चित ही उससे मन घबराया हुआ है। और हम चाहेंगे ईश्वर सद्बुद्धि दे और इनको क्षमता भी दे कि इस बार की जो यात्रा है वो सफल रहे। आज समीक्षा बैठक ले चुका हूँ घोड़े खच्चरों के ऊपर, उनकी व्यवस्थाओं के ऊपर, उनके ऊपर जो क्रूरता हुई थी वो इस बार ना दोहराई जाए उसके ऊपर। और इस बार जैसे केदारनाथ यात्रा है, उसके लिए हमने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करी हैं। हमने जोशीमठ के लोगों की मुश्किल कम नहीं हो रही है। मनोहर बाग इलाके में आ रही दरारों की चौड़ाई बढ़ गई है और इसके साथ ही नई दरारें भी आ रही है, जिससे लोगों में खौफ है। तो ये कह सकते हैं कि मनोहर बाग पर महासंकट खड़ा हो गया है। जोशीमठ शहर इस समय सबसे बड़ी त्रासदी झेल रहा है। अभी भी कहना मुश्किल है कि जोशीमठ का भविष्य क्या होगा। सवाल ये है कि क्या शंकराचार्य का ये शहर सही सलामत बच पाएगा। इस बीच जोशीमठ से एक और डरावनी तस्वीर सामने आई है। मनोहर बाग इलाके में नई दरारें आने से दहशत है। जमीन धंसने की वजह से बड़ी बड़ी दरारें नजर आ रही हैं। एबीपी गंगा कुछ रोज पहले मनोहर बाग के उस इलाके में पहुंचा था जहां पर ये दरारें आ रही हैं। तब भी दरारों की चौड़ाई काफी ज्यादा थी। ये जोशीमठ का मनोहर बाग इलाका है, जो कि रेड जोन यानी डेंजर जोन में ये आता है। और यहाँ पर आप ये देखिए खेतों की स्थिति, इतनी बड़ी बड़ी और गहरी दरारें आ गई हैं। और ये दरारें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह पर है, ये दरारें लगातार बढ़ रही हैं। और आप आगे तक तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये दरारें आगे तक हैं। और ये पूरा का पूरा इलाका यहाँ से, अगर जिस खेत पे मैं खड़ा हूँ आप देख सकते हैं, थोड़ा झुका हुआ नजर आएगा। यही वजह है कि यहाँ पर इस इलाके में सबसे ज्यादा मकान भी खतरे की जद में है और यहाँ से ज्यादातर मकानों से लोगों को शिफ्ट कर दिया गया। इस इलाके में बड़ी तबाही हुई है। मकानों की हालत ऐसी कि जैसे यहाँ भूकंप आया हो। ये देखिए, मैं गौशाला के बाहर हूँ, किस तरह से पूरी की पूरी गौशाला की दीवार गिर गई। और ये देखिए इधर मैं आप सामने भी आपको दिखाऊंगा, ये देखिए किस तरह से दरारें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और ये पूरा स्ट्रक्चर आप देखिए, इसको आगे तक ये पूरा स्ट्रक्चर यानी गौशाला के साथ लगा हुआ एक और ये स्ट्रक्चर था, ये भी कभी भी यहाँ पर गिर सकता है। यही वजह है कि इस पूरे इलाके को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। प्रभावित परिवार एहतियात के तौर पर अपने घर खाली कर चुके हैं, मगर उनके जेहन में आपदा का खौफ बरकरार है। मदन प्रसाद जी, कब से ये सिलसिला शुरू हुआ? ये दिसंबर से शुरू हुआ। ये दिसंबर 20 तारीख के बाद हुआ ये। अच्छा, 20 तक ठीक था सब? हाँ, 20 तक। फिर ये पहले इसमें धीरे धीरे वो दरारें आई, फिर ये कोना गिरा जी है। उसके बाद ये 1 तारीख के बाद तो ये सारा पूरा ही हो गया। तो जब शुरुआत में दरारें आई तो आपने किसी को बताया इसके बारे में? हाँ, बताया था साहब, मैंने एप्लीकेशन लेकर नगर पालिका में दी थी। मनोहर बाग में सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हो रही है कि दरारों को मिट्टी में डालकर भरने की कोशिश की गई, साथ ही पॉलिथीन से भी ढका गया था, मगर बारिश ने प्रशासन की कारगुजारियों को उजागर कर दिया। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इन हालात में जोशीमठ शहर को बचाया जा सकेगा। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से अजीत सिंह राठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जोशीमठ आपदा को लेकर कैबिनेट के फैसले पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि आपदा प्रभावितों को बद्रीनाथ की तर्ज पर वन टाइम सेटलमेंट नहीं किया गया है। ये तस्वीरें कुछ रोज पहले की हैं, जब खिलाड़ी औली में विंटर गेम्स की तैयारियां कर रहे थे। खिलाड़ियों को उम्मीद थी कि इस बार विंटर गेम्स जरूर होंगे, मगर क्या पता था कि मौसम साथ नहीं देगा और विंटर गेम्स को ग्रहण लग जाएगा। कम बर्फबारी की वजह से औली विंटर गेम्स रद्द कर दिए गए हैं। औली में 23 फरवरी से 26 फरवरी तक विंटर गेम्स का आयोजन होना था, लेकिन औली के बर्फीले स्लोप पर फिलहाल इतनी बर्फ नहीं है, जिस वजह से विंटर गेम्स रद्द कर दिए गए। इससे पहले भी कम बर्फबारी की वजह से औली नेशनल विंटर गेम्स की तारीखें शिफ्ट कर दी गई थी। जाहिर है इससे खिलाड़ियों में मायूसी है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। तो
औली की तस्वीरें आपने देखी, जहां इस बार कम बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से जो चैंपियनशिप थी उसे स्थगित कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे तो जोशीमठ आपदा को लेकर कैबिनेट के फैसले पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि आपदा प्रभावितों को बद्रीनाथ की तर्ज पर वन टाइम सेटलमेंट नहीं किया गया है। 50 लाख रुपए तक का जिसका नुकसान हुआ है उसको 17.5 मतलब 17.5 लाख रुपए प्लस 10% बाकी के पे, तो वो करीब 20-21 लाख रुपए होता है। लोग अपने को लूटा पिटा हुआ सब महसूस कर रहे हैं। जीवन भर की उनकी कमाई पूंजी खत्म हो गई, कारोबार चौपट हो गया, और सरकार का एक तो सुस्त रवैया, ऊपर से ये, और अब इसमें भी आप वहाँ दोबारा से आंगणन करने की बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ की। मकान तुमने तुड़वा दिए, किस चीज़ का आंगणन करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये समझ से परे है। तो इस बार बर्फबारी कम होने से विंटर गेम्स रद्द करने पड़े हैं, मगर जोशीमठ के ऊंचाई वाले इलाके में फिर से बर्फबारी हुई है। सर्दी का मौसम अपने आखिरी पायदान पर है, लेकिन इसी बीच जोशीमठ से बर्फबारी की बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। जोशीमठ में कुदरत का मूड एक बार फिर से बदला और हर तरफ बिछ गई बर्फ की चादर। ये तस्वीरें हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी क्षेत्र की है, जहां बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई दिखाई दे रही है। हेमकुंड यात्रा साहिब के पड़ाव घांगरिया में 3 से 4 फीट तक बर्फ जम गई है। हेमकुंड मार्ग पर भी बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की टीम हेमकुंड साहिब में निरीक्षण करने जा रही थी, मगर बर्फबारी की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा। हेमकुंड साहिब के कपाट फिलहाल बंद है, मगर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की टीम बीच बीच में निरीक्षण के लिए जाती रहती है, मगर इस बार तो बर्फबारी ने उनका रास्ता ही रोक दिया है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। और चलिए रुक करेंगे कुछ और खबरों का। बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सचिवालय कूच, बेरोजगार युवाओं के समर्थन में प्रदर्शन किया। पेपर लीक की सीबीआई से जांच की मांग कांग्रेस की तरफ से की गई। कांग्रेस ने युवाओं की मांग को जायज बताया है। तो एक तरफ लगातार युवाओं की तरफ से धरना प्रदर्शन जारी है, तो वहीं आज बेरोजगार युवाओं को कांग्रेस का समर्थन मिला। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।